4 गरीब जेठानियों की एक फौजी देवरानी। दीपाली, नीतू, राखी, अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कहीं हमारी देवरानी के स्वागत में किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए। साक्षी, कोई कमी नहीं रहेगी, हमने सारी तैयारियां अच्छे से कर दी हैं, अब तो बस हमारी प्यारी देवरानी के आने का इंतजार है। मैं तो कब से सोच रही थी कि हमारी देवरानी कब आएगी। आखिरकार आज हमारी देवरानी आने वाली है। अब हम पांचों का ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। चारों जेठानी बेसब्री से अपनी सबसे छोटी देवरानी का इंतजार कर रही होती हैं। थोड़ी देर में ढोल ताशों की आवाज के साथ पूनम अपने ससुराल पहुंच जाती है। उसकी चारों जेठानियां बड़े प्यार से उसका गृह प्रवेश करती हैं। जितना सोचा था तुम तो उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर हो। हमें अपनी जेठानी नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहनें समझना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताने में हिचकना मत। अरे बहू, अब यहीं खड़े खड़े अपनी देवरानी से बातें करती रहोगी या उसे उसके कमरे में भी ले जाओगी? काफी थक गई होंगी पूनम बहू, थोड़ी देर आराम कर लेगी। चारों जेठानियां अपनी देवरानी को कमरे में ले जाती हैं और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। और आज पूनम की पहली रसोई की रस्म होती है। पूनम किचन में अकेले अपनी पहली रसोई का ढेर सारा खाना बना रही होती है कि तभी वहां उसकी चारों जेठानी आती हैं। ये क्या पूनम, तुम अकेले ही इतना सारा खाना बना रही हो? तुमने हमें बुलाया क्यों नहीं? भाभी, पहली रसोई का खाना तो बहू खुद ही बनाती है। हम जानती हैं पूनम, लेकिन अपनी 4 जेठानियों के रहते हुए तुम्हें अकेले इतना सारा खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लाओ, हम भी तुम्हारी मदद करते हैं। अपनी चारों जेठानियों को अपनी पहली रसोई की रस्म में मदद करता देख पूनम काफी खुश होती है। कहने को दीपाली, नीतू, राखी और साक्षी पूनम की जेठानी होती है, लेकिन असल में इन जेठानी देवरानी का रिश्ता बहनों से भी ज्यादा प्यारा होता है। हमारी शादी हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और आप मुझे ऐसे छोड़कर जा रहे हैं। प्लीज रुक जाइए ना। तुम तो बच्चों की तरह रो रही हो। मैं हमेशा के लिए थोड़े ना जा रहा हूँ। क्या करूं, मेरी ड्यूटी ही ऐसी है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। तुम आराम से जाओ और अपना ख्याल रखना, हम पूनम को संभाल लेंगे। अमर एक फौजी होता है जिसके चलते छुट्टियों के खत्म होते ही अमर को दोबारा सरहद पर जंग लड़ने के लिए जाना होता है। अपने पति को इस तरह जाता देख पूनम काफी ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन उसकी चारों जेठानियां उसे ज्यादा देर उदास नहीं रहने देती। पूनम, तुम छत पर हो और हम तुम्हें घर में ढूंढ रहे थे। चलो आज हम सब मिलकर शॉपिंग पर चलते हैं। नहीं भाभी, मेरा मन नहीं है, आप लोग जाइए। ऐसे कैसे मन नहीं है? तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा पूनम। हम जानते हैं अमर के चले जाने पर तुम काफी उदास हो, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि अमर एक फौजी है और हर एक फौजी के लिए सबसे पहले उसका देश होता है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, शॉपिंग के साथ साथ आज हम पांचों मिलकर मूवी भी देखेंगे। अमर के जाने के बाद जब भी पूनम उदास होती है या उसे अमर की याद आती है तो उसकी चारों जेठानियां उसे खुश करने का एक मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही समय गुजरता है और सरहद पर आतंकवादियों के अचानक हमले करने पर सारी भारतीय फौज उनसे लड़ने में लग जाती है। इस जंग में काफी फौजी अपनी जान गंवा देते हैं, जिसमें से एक अमर भी होता है। सरहद पर इतनी बड़ी जंग छिड़ जाने की वजह से सारे न्यूज चैनल पर सिर्फ यही न्यूज चल रही होती है। अमर का परिवार भी टीवी पर इसी जंग की न्यूज देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है। पूनम बहू, अमर का फोन लगा या नहीं? मुझे तो काफी फिक्र हो रही है। नहीं पिताजी, कल से ट्राई कर रही हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा है। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। घर में सभी लोग अमर के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि तभी अचानक उनके घर के दरवाजे की घंटी बजती है। पूनम जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसके सामने 2 आर्मी के सीनियर कैप्टन खड़े होते हैं। आप? जी, भारत सरहद पर जो जंग चल रही है उसके बारे में तो आप सब जानते हैं। इस जंग में हमारे कई फौजी देश के लिए शहीद हो गए, उन्हीं में से एक अमर भी थे। कैप्टन जैसे ही अमर के शहीद होने की बात करते तो पूनम अचानक बेहोश हो जाती है। सभी लोग जल्दी से पूनम को कमरे में ले जाते हैं और पूनम के चेहरे पर पानी डालकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं। पूनम, तुम ठीक तो हो ना? अभी मेरे अमर कहाँ है? उन्हें कुछ नहीं हुआ है ना? ये कैप्टन झूठ कह रहे हैं ना? भाभी, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहाँ है अमर? हमारा अमर देश के लिए सरहद पर शहीद हो गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अमर मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उन्होंने मुझसे वादा किया था वो वापस जरूर आएंगे, वो मुझे छोड़कर चले गए। अपने पति के शहीद होने का गम पूनम को हर दिन खाए जा रहा था। चारों जेठानियां मिलकर भी अपनी देवरानी को संभाल नहीं पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज फिर से एक बार कैप्टन पूनम के घर आते हैं। आप लोग? जी, आप तो गवर्नमेंट रूल्स के बारे में जानते हैं। जब भी कोई फौजी जंग में शहीद होता है तो उसकी पोस्ट उसके परिवार में से किसी को दी जाती है। ये पोस्ट उनकी पत्नी पूनम को ऑफर हुई है। अगर वो चाहें तो वो भी एक फौजी बन सकती हैं। कैप्टन शैलेश को एक लेटर देते हैं और वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद शैलेश ये सारी बात पूरे परिवार को बताता है, जिससे सुन आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? बेटे को तो मैं गवा चुकी हूँ लेकिन बहू को नहीं गवा सकती।
माँ जी, हमने अमर को गंवाया नहीं, बल्कि अमर तो हमारे जैसे कई सैकड़ों परिवार के लिए शहीद हो गया। पूनम, तुम्हें अमर की तरह ही अब एक फौजी बनना होगा। हाँ पूनम, अगर आज अमर यहाँ होता तो तुम्हें फौजी बनता देख काफी खुश होता। तुम्हें उसके लिए फौजी जरूर बनना होगा। अपनी जेठानियों की बात सुन पूनम के दिल में भी फौजी बनने की चाहत जागती है, जिसके लिए पूनम अब उन पेपर पर साइन कर देती है। लेकिन फौजी बनना पूनम के लिए अभी इतना आसान नहीं होने वाला था। एग्जाम्स, ट्रेनिंग और बाकी चीजों के लिए पूनम को काफी पैसों की जरूरत थी, और एक मिडिल क्लास ससुराल से होने की वजह से पूरे परिवार के पास इतने पैसे नहीं होते। लेकिन पूनम की चारों जेठानियां अब उसे फौजी बनाने का ठान लेती हैं। सुनिए जी, पूनम के एग्जाम्स के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? तुम तो जानते हो साक्षी की दुकान का काम अभी कितना मंदा चल रहा है। ऐसे में हम पूनम की फौजी की पढ़ाई के लिए कहां से पैसे देंगे? अपने अपने पतियों के पास पैसे ना होने की वजह से चारों जेठानियां पूनम की फौज की पढ़ाई के लिए काफी परेशान होती हैं। इसलिए वो अपनी देवरानी के लिए लोगों से उधार मांगती हैं। तुम लोगों को अच्छे से पता है ना कि मैं पैसों पर डबल ब्याज लेती हूँ। हम जानते हैं, तुम फिक्र मत करो। हम जेठानियों की जितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करके तुम्हारे पैसे चुकाएंगे, लेकिन हमारी देवरानी के फौजी बनने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। चारों जेठानियां अपनी देवरानी के फौजी बनने के लिए लोगों से उधार लेकर उसकी फौजी की पढ़ाई को पूरा करवाती हैं। पूनम, ये लो तुम्हारी किताबें। लेकिन भाभी, इसके लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? तुम पैसों की चिंता मत करो, हमें चाहे कहीं से भी पैसे लाने पड़े, तू बस अपनी फौज की पढ़ाई पर ध्यान दो। हम तुम्हें बस फौजी बनते हुए देखना चाहते हैं। चारों जेठानियां अपनी देवरानी का बड़ा ख्याल रखती हैं और कर्ज के पैसे चुकाने के लिए फैक्ट्री में नौकरी करना भी शुरू कर देती हैं। आह, मेरा हाथ। तुम्हारे हाथ से तो काफी खून निकल रहा है, जरा आराम से करो। कोई बात नहीं नीतू, जब मैं अपनी देवरानी को फौजी बनता देखूंगी ना, ये दर्द अपने आप खत्म हो जाएंगे। केसर वाला दूध और बादाम खाओ, इसे खाने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है। भाभी, आप रोज रोज मुझे इतना दूध देती हो और साथ में इतने महंगे महंगे काजू बादाम। जब अमर फौज की तैयारी कर रहा था ना, तब भी हम उसे यही सब देते थे, और अब तुम कर रही हो तो तुम्हें भी तो हम सब यही देंगे। तुम इन सब की चिंता मत करो और बस अपने गोल पर फोकस करो। अपनी जेठानी के इतने प्यार और स्नेह की वजह से पूनम अच्छे से अपनी फौज की पढ़ाई को पूरा करती है, लेकिन साथ में अपनी बहू के फर्ज को भी निभाती है। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाभी, इन सब के लिए हम है ना, तुम बस वो करो जो तुम्हें करना है। अपनी चारों भाभियों के सपोर्ट, प्यार की वजह से पूनम अच्छे से अपनी फौज का एग्जाम क्लियर करती है, और कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद आखिरकार पूनम एक फौजी बन जाती है। अपनी देवरानी को फौजी की यूनिफॉर्म में देखकर उसकी चारों जेठानियां काफी खुश होती हैं। आखिरकार पूनम, तुम फौजी बन गई। अगर आज अमर यहाँ होता तो तुम्हें इस तरह फौजी की वर्दी में देखकर काफी ज्यादा खुश होता। हमें तुम पर बहुत गर्व है, तुम्हारी मेहनत आखिरकार रंग ले आई। भाभी, ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है। अगर आप चारों मुझे इस तरह सपोर्ट ना करती तो मैं शायद कभी भी फौजी नहीं बन पाती। अब मैं भी अपने शहीद फौजी पति की तरह देश के लिए लड़ूंगी। पूनम अपनी चारों जेठानियों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है और बिल्कुल अपने पति की तरह आतंकवादियों से जंग लड़ती है, और कई आतंकवादियों को मार गिराकर अपने देश की रक्षा करती है, और हर छुट्टियों में अपने ससुराल आकर अपनी चारों जेठानियों के साथ भी अच्छा वक्त बिताती है।